जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो हम लोग कॉमन कार्डियोवैस्कुलर सिम्पटम्स पढ़ेंगे कि मोस्टली जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इशू हो तो किस-किस प्रेज़ेंटेशन के साथ पेशेंट हमारे पास आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिम्पटम्स है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ही हो सिर्फ़। ये दूसरे सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट में भी पेशेंट इस तरह प्रेजेंट कर सकता है और हमारा असल मकसद ही ये होता है कि हम लोग बस डिफरेंशिएट करें कि ये कार्डियोवैस्कुलर है या फिर रेस्पिरेटरी है, हेमाटोलॉजिकल है, कौन सा इशू है, जीआईटी का इशू है या जिस भी सिस्टम का इशू होगा फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होगी ना। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये सिम्टम्स पढ़नी है। सारी सिम्टम्स हैं। चेस्ट पेन एक सिम्टम है, डिस्पनिया एक डिस्पनिया होता है सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पाल्पिटेशन होता है जब दिल की धड़कन महसूस होना, तो ये एक सिम्पटम है। पेरिफेरल एडिमा, वर्म आ जाना पैरों पे या फिर कहीं भी, ये एक सिम्पटम है। सिनकपी, बेहोशी होना, ये एक सिनकपी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कौन-कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं सीवीएस के बीमारियों को रूल आउट करने या डायग्नोज करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चेस्ट पेन। अच्छा, चेस्ट पेन आपको पता है क्या है कि एक बंदा है जो अपने चेस्ट पे पेन हो रहा है उसके, वो उसके साथ आया है। अब हम लोगों क्या ज़हन में आता है? आपको ज़हन में अक्सर लोगों के आएगा एमआई, एक लेमैन के ज़हन में आएगा एमआई है, इसे दिल का अटैक हो गया। अब वो आपने डिसाइड करना है कि ये दिल का अटैक है कि जीआईटी का मसला है कि लंग्स है। आपको पता है चेस्ट में लंग्स भी पड़े हैं, जीआईटी की इसोफेगस भी पड़ी है, स्टमक भी क्रीप-क्रीप, चलो एब्डोमेन में पड़ा है लेकिन फिर भी क्रीप-क्रीप उसका पेन रेफर होता है यहाँ। इसी तरह हार्ट भी पड़ा है। तो हड्डियाँ भी हैं, ऊपर चेस्ट वॉल की हड्डियाँ भी हैं, ऊपर मसल्स भी हैं, तो कहीं भी इस एरिया में दर्द हो सकता है। आपने इन 5-6 सिस्टम्स में से देखना है कि दर्द किस सिस्टम का है, ठीक है? एक बात, दूसरी बात ये कि सबसे पहला कंसर्न होता है कि एमआई को रूल आउट कर लो। कोई पेशेंट आए चेस्ट पेन आपको सस्पिशन हो रही है, आप एमआई को रूल आउट कर लो। एमआई रूल आउट कर लिया, आप बैठ के जो मर्ज़ी पूछते रहो उससे। अच्छा, उसने ना काज़ेज़ बताए हैं मुख्तलिफ सिस्टम से रिलेटेड। कार्डियक सिस्टम्स में सबसे पहला है एमआई। एओर्टा की अगर स्टेनोसिस हो जाए, एओर्टा की नैरोइंग हो जाए, पेरिकार्डाइटिस, हमारे पास जो हार्ट है ना, हार्ट के गिर्द होती है पेरिकार्डियम, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। उसका दर्द भी हो सकता है, ये चेस्ट में ही आएगा। एक होती है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये भी एक बीमारी है दिल की, तो इसमें भी चेस्ट पेन इस तरह हो सकते हैं। अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या क्या चीज़ें आ गई अपने पास। सपोज अगर एक साइड का लंग ड्रा करें हम लोग, तो इसके अंदर भी साइडों पे इसकी प्लूरा है, अंदर लंग्स है, तो प्लूरा का प्लूराइटिस इन्फ्लेमेशन हो सकती है। लंग्स का निमोनिया मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा होता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स क्या होता है कि इधर हवा भर जाती है, लाइक इस एरिया में प्लूरल कैविटी जो होती है ना, इसमें हवा भर जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो फेफड़ा है वो सिकुड़ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसके पास जगह नहीं बचती एक्सपेंड होने के लिए। एक ये नॉर्मल एरिया था और अब मैंने आपको बताया कि किसी वजह से इधर ऐसे हवा भरना शुरू हो गई है प्लूरल कैविटी में, तो जो लंग्स हैं वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो खैर इस तरह ये हो सकता है न्यूमोथोरेक्स। जब डिटेल्स इसकी हम लोग पढ़ेंगे, जब आपके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखेंगे। मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकता है, आप खुद देख सकते हैं। आर्थराइटिस कहते हैं किसी भी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है कि जो अब उनका ये स्टर्नम है ना, स्टर्नम के इधर कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं, कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं, साथ में रिब लग रही होती है। तो ये रिब, जो रिब्स हैं और ये जो कॉन्ड्रो निकले हैं कार्टिलेज के लिए, तो जो इनके जो जंक्शन होते हैं ना, उस पे अगर इन्फ्लेमेशन हो, ये जॉइंट ही है ना, इसकी इन्फ्लेमेशन हो, इन जॉइंट से इन्फ्लेमेशन हो, इसे कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। तो ये भी एक मसला है, इसमें भी आपको चेस्ट पेन के साथ आएगा। वैस्कुलर मसले हो सकते हैं जिस तरह के पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एओर्टिक डिसेक्शन हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसले हो सकते हैं जिसमें एक गर्ड है सबसे पहले, बड़ा ही कॉमन है। गर्ड होता है कि जिसमें अपना कहते हैं जो खुराक है ना, तेजाब जो है मैदे का, वो खुराक की नाली की तरफ आता है, एसोफेगस की तरफ आता है। बंदे को ना जलन, बर्निंग सेंसेशन, इससे एक्चुअली हार्ट बर्न होता है इसमें, ठीक है। उस तरह पेप्टिक अल्सर, मैदे का अल्सर हो, उसका पेन भी रेफर होता है इधर। इसोफेजियल स्पाज़म, ये कंडीशन है कि इसोफेगस आपको पता है एक मसल है पूरा, ऐसे ही है। तो उसका ना मसल का स्पाज़म हो जाता है, जिस तरह हमारे नहीं होता तो खलियाँ पड़ जाती है पट्टों में, उसमें भी किसी वजह से ना स्पाज़म हो जाता है, तो बड़ी शदीद किस्म का पेन होता है। और ये ऐसे प्रेजेंट होता है जिस तरह किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ हो। इसी तरह अगर ब्रेस्ट के डिसऑर्डर्स हैं तो वो भी
इसी चेस्ट में आते हैं तो उसका मसला हो सकता है। हर्पीज जोस्टर ना स्किन का इन्फेक्शन होता है। इसमें ना स्किन के ऊपर छोटे-छोटे से ना ऐसे क्या कहते हैं आप कहो वेसिकल से बन जाते हैं और बड़ा पेनफुल होता है। तो अब वो स्किन के ऊपर है और इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है। पेन पहले होता है, वेसिकल्स बाद में बनती हैं। तो इसलिए शुरू में ना पेन के साथ आता है तो आपको लगता है कि वो एमआई हो सकता है। लेकिन वो फिर बाद में जब वेसिकल्स रिपेयर होती हैं तो पता चलता है ये तो हर्पीज जोस्टर है, स्किन का मसला है। इसी तरह इमोशनल, ठीक है, दिल टूटा हो तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। चलें, ये मैंने ज़्यादा इसको डिस्कस किया क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें थी, काफ़ी पॉइंट्स थे। आगे हम लोग ना बस बेसिक चलेंगे, आपने खुद डीप डाउन जाके आपने खुद देखना है, सही है? सबसे पहले क्या एंजाइना पेक्टोरिस है दर्द दिल, सही है? अब इसमें है क्या? देखो भाईजान, आपने ना जब आपके पास मतलब दिल के दर्द एक्चुअली दिल के दर्द के साथ है, उसे हम लोग डायग्नोज करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के तौर पे। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमआई हो, उसमें कुछ कैटेगरीज़ होती हैं। एक होती है एंजाइना, ठीक है? एक एंजाइना जिसमें एंजाइना होता है स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, ये अभी अभी देख लेते हैं हम लोग क्या है। दूसरा अपने पास होता है स्टेमी, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा बात होगी लेकिन मतलब दूसरी बात होती है कि एमआई मतलब इंफाक्शन हुआ है, हार्ट का अटैक हुआ है। तो इनमें पहले तो इन दो चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सिर्फ मेरी बातें सुन लें, इनको रट्टा नहीं मारना, आपकी बुक में इतनी बातें हैं नहीं। एक है एंजाइना, दूसरा ये एमआई। एंजाइना क्या है कि आपकी ना जो दिल है, दिल की कोई एक नाली है, लेट्स सपोज ये एक, बल्कि नहीं हम लेट्स से ड्रा करते हैं, सपोज एक नाली है और उसके अंदर ना एथिलोस्क्लेरोसिस है, तो एक प्लेग है। एज रिजल्ट उसकी क्या हुई है, उस नाली की हुई है नैरोइंग। एक बंदे का हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया था उसे, तो उसमें ऐसे एथिलोस्क्लेरोसिस हो सकती है। अब उसके हुई है, अब जब भी वो बंदा ना नॉर्मली काम कर रहा होगा ना, तो उस वेसल की जहाँ अपना हुई है एथिलोस्क्लेरोसिस, उसकी वो खून वहां से फ्लो कर रहा होगा, सप्लाई अगले हिस्से की नॉर्मल होगी। लेकिन अगर ये बंदा ज़्यादा वर्क करे, भागना शुरू कर दे या ज़्यादा लंबा देर तक चले या कुछ भी ऐसा हो कि दिल ज़्यादा काम करना पड़े, तो ये जो एथेरोस्क्लेरोज वेसल है ना, ये सप्लाई को मेंटेन नहीं रख पाएगी, ये नैरो है। ऐसा रिजल्ट ना उस बंदे के उस अगले हिस्से को, जिस हिस्से में वो सप्लाई कर रही थी, वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंचेगी, इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा ना। इस्कीमिया स्टार्ट होगा तो दर्द शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं एंजाइना। वो बंदा दर्द की वजह से ना उधर ही बैठ जाएगा, जहाँ भाग रहा था वहीं बैठ जाएगा वो। तो इसे कहते हैं एंजाइना, सही है? और अगर ये प्लेग अपनी जगह पे स्टेबल पड़ा हुआ है तो इसे कहते हैं स्टेबल एंजाइना। और ये स्टेबल एंजाइना कब होगा, जब बंदा कोई भागने से होगा, ठीक है? जब एक्सर्शन करेगा तब इसकी सिम्टम्स आएगी। एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में ये होता है कि ऐसी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक पता है क्या हुआ कि उधर है ना एथेरोस्क्लेरोसिस, वहाँ ना थ्रोम्बोसिस स्टार्ट होगी, वहाँ थ्रोम्बोसिस स्टार्ट होगी। तो वहाँ मतलब लोथड़ा बनने लगेगा खून का। अब जब लोथड़ा बनना शुरू होगा ना, ये ज़्यादा वेसल को बिल्कुल भी ब्लॉक कर सकते हैं और कुछ हद तक और मज़ीद ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये अनस्टेबल एंजाइना है। इसमें ना बैठे-बैठे बंदा कुछ भी नहीं कर रहा था, आराम से बैठा हुआ था, अचानक से एंजाइना वाला दर्द शुरू हो गया। एक्सर्शन पे नहीं, रेस्ट पे, लेटे हुए, सोते हुए शुरू हो गया। उसकी वजह ये थी कि थ्रोम्बोसिस बनना स्टार्ट होगी और वो नैरो होना शुरू होगी जगह। आई समझ? तो ये होता है अनस्टेबल एंजाइना। एक्चुअली उसने आगे डिस्कस किया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है अनस्टेबल एंजाइना। अच्छा, अगर लेकिन जो स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना और एमआई में ये फ़र्क है कि एंजाइना में ना आपका टिश्यू डैमेज नहीं होगा, इस्कीमिया होगा, लेकिन उधर कोई नेक्रोसिस नहीं होगी, मतलब कि आपका कोई भी टिश्यू डेड नहीं होगा। लेकिन कोई टिश्यू डेड हो जाए, सपोज कि ये जो अनस्टेबल एंजाइना है, ये इतना वर्स हो गया कि उसका टिश्यू डेड हो गया, तब ये एमआई है। ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, नाम के अंदर है इंफार्क्शन, सही है? अच्छा, तो उसने हमें बता दिया कि अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट टिपिकल चेस्ट पेन होती है, जो सच में हार्ट अटैक के लिए मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट करती है, ठीक है? उसे कहते हैं टिपिकल चेस्ट पेन। अब उसमें टिपिकल चेस्ट पेन ऑफ एंजाइना क्या है कि इसमें ना एक बंदे को बड़ी, जिस तरह जैसे कोई छाती पे बहुत दबाव पड़ गया है, किसी ने पकड़े कस के उसके जहाँ हाथी ने पैर रख दिया, इतना ऐसी फीलिंग होती है, सही है? और ये ड्यूरिंग एक्सर्शन होता है या इमोशनल स्टेट्स में भी हो सकता है, क्योंकि जब इमोशनल स्टेट होता है आपको दिल जल्दी जल्दी धड़कता है, तो उसमें ऐसा मसला बन सकता है। अच्छा, और ये इसका ड्यूरेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही आप लोग दर्द शुरू होती है, आप ईज़ी होके बैठते हो उसी जगह पे, दिल अपना नॉर्मलाइज़ होता है, तो सप्लाई दोबारा नॉर्मलाइज़ होती है और पेन खत्म हो जाता है। और इसका एक और तरीका होता है नाइट्रोग्लिसरीन, मुँह के नीचे ना एक नाइट्रोग्लिसरीन की गोली रखते हैं और उससे भी ना वो उसमें डायलेटर होती है, वेसल्स को डायलेट करती है, तो वो जो वेसल होती है ना हमारी, उसको डायलेट कर देती है, एथेरोस्क्लेरोज वेसल को, और फिर दर्द खत्म हो जाता है। सही है?
और इसके अलावा उसने पोजीशन बताई, आपको पता है दिल एक तो छाती में मेनली होता है, दूसरा ये जा सकता है अपना शोल्डर्स की तरफ जा सकता है और जबड़े की तरफ जा सकता है, ठीक है, और उल्टे हाथ की तरफ जा सकता है ये वाला दर्द। बाकी स्टेबल एंजाइना जो अनस्टेबल एंजाइना का पेन है वो आपको पता है रेस्ट पे स्टार्ट होगा। उसकी रीज़न ये होगी कि वहाँ थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाएगी और उसमें फिर आप नाइट्रोग्लाइसिन दे लो या फिर मजीद रेस्ट कर लो तो उससे वो फ़ायदा नहीं होता, वो एक इमरजेंसी होती है। फिर अपने पास आ गया एटिपिकल चेस्ट पेन। अब एटिपिकल चेस्ट पेन वो है कि जो इस टिपिकल हमने फीचर्स डिस्कस किए ना इनके अलावा किसी और तरीके से प्रेजेंट करे, ठीक है। और इसमें मोस्ट लाइकली होता है कि ये दिल का मसला नहीं है, एमआई वगैरह नहीं है, एंजाइना नहीं है, ये कोई और इशू है। लेकिन इसमें भी ना अपने जहन में एमआई को एज अ डिफरेंशियल रखना होता है। जैसे इसमें कौन कौन से आएगा कि अगर वो पेन शार्प हो, नाइफ लाइक हो, सही है, मतलब शार्प पेन हो। मैंने आपको क्या बताया था किस तरह का पेन होगा इसमें, बड़ा ही ना कोई क्या कहते हैं उसे, हैवीनेस, प्रेशर, स्क्वीजिंग, इस तरह का पेन फील होगा जो टिपिकल चेस्ट पेन है। अगर वो कहते हैं शार्प पेन है, बर्निंग पेन है, तो वो फिर एटिपिकल है। या फिर वो लोकलाइज कराओ, एक उंगली रख के बता रहा हो कि यहाँ दर्द हो रहा है, ये भी जो टिपिकल पेन होता है ना इसका, वो डिफ्यूज होता है पूरी, उसने ना चेस्ट पे पूरा हाथ फैला के रखा होगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दबाव पड़ रहा है, इस तरह। ये टिपिकल है। अगर वो पिन पॉइंट करते हैं तो वो एटिपिकल है। अच्छा, उसने ना कुछ बताया कि अगर शार्प पेन होगा तो किस में हो सकता है, जिस तरह कि प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है, प्लूरा की इन्फ्लेमेशन हो ना, तो उसमें प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है और शार्प पेन होता है। अच्छा, इसी तरह अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो या फिर कोई फिंगर लगा के वो बता रहा हो कि यहाँ दर्द हो रहा है, या मूवमेंट पे कुछ दिल की नाली बंद है तो वो मूवमेंट का क्या ताल्लुक, आगे पीछे झुकने से कोई दर्द में फर्क आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये तो अगर मूवमेंट पे चेंज हो रहा है तो वो एमआई नहीं है। अगर वो पैल्पिटेशंस मतलब हाथ लगाने पे दर्द ज्यादा हो रहा है तो मे बी स्किन का कोई मसला है या फिर कोई हड्डियों का मसला है, वो एमआई नहीं है। और इसी तरह अगर वो बड़े घंटे हो गए हैं, बड़े अरसे, बड़ी देर हो गई है और अभी तक चली जा रहा है तो वो भी एमआई नहीं है, ठीक है। या फिर अगर उसको ना बीच बीच में होता रहता है कि मुझे कल भी हुआ था, आज भी है, परसों भी हुआ है, ये कौन सा एमआई है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इस तरह अगर टांगों की तरफ जा रहा है तब भी नहीं है। अब हम लोग देखना है चेस्ट पेन ड्यू टू एमआई किस तरह होता है। बिल्कुल एंजाइना की तरह का होता है लेकिन इसका ड्यूरेशन लंबा होता है, बस ये एक मेजर फर्क है। और ये इसमें क्योंकि एमआई हो रहा होता है और इसमें वैसल इतनी ब्लॉक हो चुकी होती है कि आगे सप्लाई बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो इसमें भी ना जिस तरह स्टेबल एंजाइना में आपको दवाई रेस्ट करने से, सबलिंगुअल देने से आराम नहीं आता, इसमें भी नहीं आता। चलो, अब डायग्नोसिस कैसे बनाना है आपने, सबसे पहले आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री। आप हिस्ट्री लोगे, उसमें आपने रिस्क फैक्टर ढूंढने होते हैं कि भाई क्या इस बंदे को हार्ट अटैक होने वाले रिस्क फैक्टर है कि नहीं है। एक अच्छा खासा हेल्दी बंदा, हेल्दी नहीं, यंग बच्चा आ गया कोई 22 साल का, 25 साल का, ठीक है, उसको चेस्ट पेन है तो क्या आप सोचोगे एमआई हो गया? नहीं, उसको क्यों होगा, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं कोई, उसको हाइपरटेंशन, उसको डायबिटीज, उसका कोई लिपिड प्रोफाइल खराब हो, उसकी कोई ऐसी चीजें हैं, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह करता हो, ठीक है, स्मोकिंग सपोज में मिल भी सकती है और मेल जेंडर भी एक रिस्क फैक्टर है, ये भी मिल सकता है सपोज, लेकिन फिर भी लाइक कितना लाइकली है कि उसको एमआई हो। और वही एक बंदा है आपके पास, कोई 65 साल का बंदा है, मोटा भी हो, स्मोकिंग भी करता हो, ठीक है, और जनाब उसको शुगर भी हो, खानदान में उसकी हिस्ट्री भी हो एमआई की। अब इसमें आप ज्यादा सोचोगे कि 22 साल वाले में ज्यादा सोचोगे? 22 साल वाले में आप ढूंढोगे कोई मस्कुलर काज, कोई हर्पीज का इन्फेक्शन, कोई 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 उसने तेजाबी कोई ऐसी कोई खट्टी मीठी चीजें खा के आया हो, मैदे का मसला। लेकिन दूसरे वाले में आप ज्यादा सीरियसली डील करोगे, जो 65 साल का बंदा है। तो हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एग्जामिनेशन का इतना फायदा होता नहीं है और इतना टाइम ही नहीं होता कि आप एग्जामिनेशन शुरू कर दो। सबसे पहला सिंपल स्टेप है ईसीजी करा लो, ठीक है। ईसीजी में ना एसटी एलिवेशन आती है, एसटी, ये पी वेव, पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, ये एक ईसीजी पैटर्न है। तो इसमें ना जो एस टी है अपने पास सेगमेंट, ये एस टी सेगमेंट, इसमें एलिवेशन आती है लाइक इस तरह हो होते हैं, बजाय कि स्ट्रेट होने की इस तरह हो होते हैं, और फिर इसमें आपकी आ रही होती है वो टी वेव आ रही होती है। तो ये होती है, इसकी डिप्रेशन भी हो सकती है, एलिवेशन भी हो सकती है, दोनों ही हार्ट का कोई इशू चल रहा हो तो उसको प्रेजेंट करती है। खैर, अगर ये आपको नहीं मिलती लेकिन आपको हाई सस्पिशन है कि भाई इसको एमआई ही है, तो आपको चाहिए कि आप उसको थोड़ा वेट करवाओ और दोबारा ईसीजी कराओ, सीरियल ईसीजी करवाओ, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि अभी भी स्टार्ट हुआ है मसला, कि अभी सिम्टम्स इतने नहीं आए, कि इतना डैमेज नहीं हुआ कि ईसीजी में चेंजेस आए। तो उसमें फिर आप थोड़ा वेट करवा लेते हो और फिर आप दोबारा ईसीजी करवाते हो, मसला हो तो नजर आ जाता है। उसके अलावा उसने कुछ और टेस्ट लिखे हुए हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मजीद टेस्ट लिखे हुए हैं, ईसीजी करा ली, कार्डियक एंजाइम्स करवा लिया। आपको पता है कि कार्डियक टिश्यू जो अभी है तो साइज ही ना, दिल की साइज से बने,
तो उसके अंदर ना स्पेसिफिक किस्म के कुछ एंजाइम्स होते हैं हर सेल के अंदर। तो जिस इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं ट्रोप आई वगैरह, ट्रोप आई, सी के एम बी, एक सी के एम बी और एक ट्रोप आई। तो अगर नॉर्मली सेल के अंदर होते हैं, अगर ये निकल के खून के अंदर आपको मिल रही है, मतलब इनका लेवल ज्यादा हुआ है ब्लड में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेल का डैमेज हुआ है, एम आई हुआ है। लेकिन अगर एंजाइन है तो उनमें ना आपको सीकेएम भी ज्यादा मिलेगा, ना आपको ट्रोपाई ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जाहिर करते हैं कि सेल की नेक्रोसिस हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, एम आई हुआ है। तो ये एंजाइना नहीं रहा, अब ये एम आई बन गए। अच्छा, एक्सरे करा लिया, एक्सरे क्यों कराएंगे? वैसे ही इसमें दिल के साइज का अंदाजा हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई हड्डी वगैरह टूटी हो, रिब फ्रैक्चर हो, उसमें भी वो चेस्ट पेन के साथ आएगा, उसका अंदाजा हो जाता है। यही एक्सरे करा लेंगे, दिल का इस एको करा सकते हैं, ठीक है, वो भी लाइक लेटर टाइम में करवा सकते हैं, एको करवा सकते हैं, कोई वाल वगैरह का मसला देखना है दिल के, सीटी चेस्ट करा सकते हैं, अगर मतलब करवाने में तो कुछ भी करा सकते हैं, जीआई एंडोस्कोपी करा सकते हैं, ये टेस्ट करवा सकते हैं। अब ये उसने पेशेंट की इवैल्यूएशन प्लान लिखा हुआ है, ये आपने देख लेना। इसमें मेजरली उसने ये लिखा है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बातें लिखी हैं कि अगर लाइक उसको रिस्क फैक्टर्स हैं एमआई वाले, तो आप एमआई को सोचोगे, अगर उसको डीवीटी वगैरह चल रही है तो आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म सोचोगे, अगर उसको कोई मैदे के मसले चल रहे हैं, हार्ट बर्न वगैरह या फूड रिवेजिटेशन वगैरह, तो आप ये सोचोगे, अगर उसको कोई भी कोई ब्रेकअप श्रेकअप हुआ है तो आप इमोशनल प्रॉब्लम सोचोगे, अगर उसको पहले तो दमा वगैरह का मसला है, टीबी वगैरह का मसला है, तो आप न्यूमोथोरेक्स सोचोगे। लाइक हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको सारी बीमारियां आनी चाहिए, तो आप पहले बीमारियों पे फोकस करो, इस स्टेप को दिया जाएगी। अच्छा, जो पेरिकार्डाइटिस का पेन है, पेरिकार्डाइटिस आपको बताया था ना कि ये अपने पास दिल है और इसमें ये पेरिकार्डियम है। तो पेरिकार्डाइटिस इसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ये इन्फेक्टिव भी हो सकती है, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी पेरिकार्डियम की। और दूसरा होती है नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकती है। नॉन इन्फेक्टिव में आप इसने लिखी हुई है कि लाइक एम आई में भी ना, एम आई में भी जब द नेक्रोसिस होती है तो उसकी वजह से कुछ ऐसे ऐसे इन्फ्लेमेटरी चीज़ें निकलती हैं। जब कोई कहीं भी नेक्रोसिस हो, वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो वो जब दिल में यहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, वही इन्फ्लेमेशन यहाँ होगी, वो यहाँ भी ट्रांसफर हो सकती है। तो वही नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन है। इसी तरह एक जिस बंदे को गुर्दों का मसला हो ना, उसका यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा होता है ब्लड में, तो यूरिया का लेवल ज़्यादा हो तो वो भी इस पेरिकार्डियम को, प्लूरा को इफेक्ट करता है और पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है, उसे कहते हैं यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। ये टर्म्स आएंगे बीच में, आपने देख लेनी है। तो खैर ये पेरिकार्डाइटिस होता है, और इसमें पेन क्या होता है कि इसमें पेन क्यों होता है? पेन ये होता है कि जो पेरिकार्डियम है एक साथ ये पेनलेस होती है, लेकिन जो इसके साथ में प्लूरा पड़ी है ना अपने पास साइड में, तो यहाँ जो लंग्स की प्लूरा पड़ी है, वो पेन, मतलब वो पेन डिटेक्ट करती है, तो इसकी इन्फ्लेमेशन से ये इरिटेट होती है, ये इसकी इन्फ्लेमेशन से ये इरिटेट होती है और आपको पेन फील होता है। अब चूंकि जब आप, अब देखो ये लंग्स और ये आपस में ना साथ लगे हुए हैं, जब आप सांस लेते हो ना, सांस अंदर खींचते हो तो रगड़ खाते हैं आपस में, रगड़ खाने से ना इंस्पायरेशन के दौरान पेन होती है और एक्सपायरेशन पे पेन नहीं, मतलब आप देख रहे हो कि रेस्पिरेशन के साथ ताल्लुक आ रहा है पेन का, जबकि एमआई में क्या ताल्लुक, नाली बंद है तो बंद है, सांस लो ना लो दर्द होना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पेरिकार्डाइटिस में। इसी तरह इसमें ना आगे झुकने से रिलीफ होता है पेन में थोड़ा, पेरिकार्डाइटिस में। एमआई में ऐसा कोई रिलीफ नहीं होता, आगे झुकने से यूं होता है कि थोड़ा सा ना वो दूर हो जाती है, लाइक पेरिकार्ड आप एक दूसरे से ना, जिस तरह आप यूं कह लो आगे झुकने से आप आपके बॉडी से आप कपड़े थोड़े से आगे हो जाते हैं ना, समटाइम कुछ उस तरह के इफेक्ट, सम उस टाइप का इफेक्ट आता है। तो खैर ये पोजीशन पे और रेस्पिरेशन के साथ चेंज होती है और शार्प पेन होता है, ये तीन बातें याद रख लो। अच्छा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये होगा कि ये भी शार्प पेन होगा सांस लेने, क्योंकि अब इसमें आपका लंग्स की प्लूरा, वही लंग्स इफेक्ट होंगे, तो इसमें भी ना सांस का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में डिफरेंस आएगा, शार्प पेन होगा, सही है। तो इसमें ये फीचर्स होंगे। इसोफेजियल काजेस कौन कौन से हैं? उसमें इसोफेजियल स्पाज्म आपको लिखा है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है इसोफेजियल स्पाज्म। इसमें इसोफेगस पूरी ऐसे स्पाज्म सा हो जाता है, कंट्रैक्ट से हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, और ड्यू टू रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस क्या होता है कि एक बंदा है उसको मैदे का मसला है, सपोज एक मिनट, इधर जाके लेते हैं, एक बंदा है उसको ना मैदे का मसला है और उससे उसके मैदे से ना खून जो खुराक है वो रिफ्लक्स होता रहता है उसको, मतलब मुँह की तरफ आती रहती है। तो जो दाब आता है ना मुँह की तरफ, तो उसकी वजह से ना इरिटेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसोफिगस की। उसे कहते हैं इसोफिजाइटिस, रिफ्लक्स की वजह से इसोफिजाइटिस। तो उस रिफ्लक्स इसोफिजाइटिस की जो इरिटेशन है उसकी वजह से इसोफिगस का स्पाज़्म भी हो सकता है, और वो बड़ी सी वो वैसे मैं बताऊँ ना आपको, तो इसोफिजियल स्पाज़्म जो है ना ये बड़ा ईएमआई की तरह प्रेज़ेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसे स्क्वीज़िंग पेन होगी कि जिस तरह ना किसी ने दबा दिया, क्योंकि ये भी मसल है वो भी मसल है। सही है? तो खैर
उसमें फिर ये है कि आपने हिस्ट्री लोगे ना तो आपको हार्ट बर्न वगैरह या इस तरह के मसले नज़र आएँगे, तो आपको होगा कि यार नहीं तेरा मैदे का मसला ही है, तो परेशान ना हो। बाकी ईसीजी वगैरह आपने करवा देनी है फिर भी। अच्छा, फिर उसके बाद अपने पास आ गया मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं। इनमें सबसे बड़ी मज़े की बात पता है क्या होगी? एक तो मूवमेंट करने पे पेन चेंज होगा, मसल्स मूव करेंगे तो पेन बदलेगा। जिस तरह खलियाँ हो गर्दन में पड़ी हो तो खलियाँ गर्दन घुमाओ तो पेन में चेंज आता है, उसी तरह। और दूसरा आपके स्केलेटल मसल्स जो है, जो स्केलेटल है उसको भी मूवमेंट होती है, तो उसमें भी अगर स्केलेटो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ना, तो मूवमेंट पे और हाथ लगाने पे पैल्पिटेशन में पेन में वर्स होगा, तो उसे मतलब टेंडरनेस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मस्कुलोस्केलेटल को डिफरेंशिएट कर देगी। एओर्टिक डिसेक्शन यार ये बड़ा ही खतरनाक मसला है, और इसमें अगर आप पहले डायग्नोज कर भी लो ना तो बस फिर मुश्किल ही होता है। ठीक है, और पता है इसमें होता है क्या कि आपकी ना ये इसमें फिगर्स है, ये जो एओर्टा है, एओर्टा की ना लेयर्स होती हैं 3, मतलब हर वेसल की 3 लेयर्स होती हैं आपकी बॉडी में। एक होती है इंटीमा जो अंदर वाली लेयर है, मीडिया दरमियान वाली, और एडवेंटिशिया उसके बाहर वाली। अब होता ये है कि सपोज किसी बंदे, अब ये सपोज यहाँ से ना हार्ट से निकल के एओर्टा आ रही है। अब किसी बंदे को ना हाई ब्लड प्रेशर है, तो जो ब्लड ज़्यादा प्रेशर से गुजरेगा ना तो शुरू-शुरू में करते-करते ये वाल्व्स वीक हो जाएँगी, और सम टाइम ऐसा हो सकता है कि ये जो वाल्व है ना, यहाँ से छोटा-सा एक टेयर है इंटिमा के अंदर, और ये जो खून है ना ये इधर जाना शुरू कर दे आपकी मीडिया के अंदर। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ये जो है इसमें ना ऐसे लाइक इस तरह ना खून इधर एक इकट्ठा हो जाएगा, एक एन्यूरिज्म सा कह लो आप, खून यहाँ जाना शुरू हो जाएगा इस तरह, और जो नीचे जो फ्लो है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो ये एओर्टिक डिसेक्शन होती है, और फैलते-फैलते पूरी एओर्टा को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ऐसे चीरते हुए ना, और बड़ा ही दर्दनाक होता है, और इसमें ना शार्प पेन होती है जो कि आगे से पीछे की तरफ जाती है। मतलब यूँ कहेगा कि बंदा कहेगा उसके छाती में भी दर्द है, उसके ना 2 स्कैपुला के इंटरस्कैपुलर भी दर्द है जो आगे से पीछे रेडिएट कर रही है, ऐसी दर्द होती है। और यार इसमें ना बड़ा पूरा प्रोग्नोसिस होता है, आप एक्स-रे करोगे ना तो आपको मेडियास्टिनम वाइडर मिलेगा। मेडियास्टिनम ये है कि जो 2 लंग्स फील्ड के दरमियान वाला एरिया होता है ना उसे मेडियास्टिनम कहते हैं एक्स-रे पे। ये वाइडर मिलेगा क्योंकि इसमें एओर्टा आपको पता है ये एन्यूरिज्म सा आ रहा है ना, उस वजह से। बाकी आपने फिर आप सीटी और एमआरआई करवाना पड़ता है बाद में, लेकिन मोस्टली तब तक बंदा नहीं बचता। सही है? अच्छा, इमोशनल कॉज़ हो सकता है, वो फिर आपने देख लेना है किसी बंदे को दिल का दर्द उठा हो। अगला हमारा स्टार्ट हो गया डिस्पनिया। डिस्पनिया कहते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को, और इसमें अब मोस्टली कि बंदे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो ना, क्या बंदा सोचेगा? सोचेगा कि यार एक लेमैन सोचेगा इसको ना फेफड़ों का कोई मसला है। लेकिन आपने नहीं सोचना ये। आपको पता होना चाहिए कि ये फेफड़ों का मसला भी है, हो सकता है ये सिर्फ अनीमिया भी हो सकता है, इस बंदे को कोई किस्म का इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, पैनिक अटैक भी हो सकता है, इस बंदे को लंग्स का मसला तो हो ही सकता है ना, दमा, सीओपीडी वो तो हो ही सकता है। इसे कार्डियक इश्यू भी हो सकते हैं। एमआई का पेशेंट भी साँस फूलने के साथ प्रेज़ेंट करेगा। साँस कब फूलते हैं? साँस तब फूलते हैं जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। बॉडी को हम किसी भी तरीके से ऑक्सीजन ना पहुँच रही हो ना, तो बॉडी में CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। वो जाके ब्रेन को कहेगा कि भाई साँस ले, क्या हो गया तुझे? ब्रेन कहेगा अच्छा CO2 ज़्यादा है, तो ब्रेन आपके लंग्स को स्टिमुलेट करेगा भाई तेज़ से साँस लो। तो जिसकी वजह से हाँ, हम तेज़ से साँस लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अब सपोज़ कोई मसला है, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ। सपोज़ ये आपका लंग्स है, इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और उसके लिए इसे क्या चाहिए, ये क पल्मोनरी कैपिलरीज़ है जिसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, और सपोज़ इसके अंदर ब्लड घूम रहा है, आरबीसीज़। अब मसले देखें कहाँ-कहाँ हो सकते हैं। एक तो सिंपल सी बात है कि आपको मसला ही लंग्स का है, सीओपीडी, दमा वगैरह है, तो उसकी वजह से साँस फूल रहा है। दूसरा मसला, आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यू है, तो मतलब दिल का एमआई हो गया, दिल सही से काम नहीं कर रहा, धड़क नहीं रहा, हार्ट फेलियर है। तो ये क्या खून इधर सही से फ्लो कर पाएगा? अगर खून सही से फ्लो नहीं करेगा, खून लंग्स तक नहीं पहुँचेगा, तो क्या लंग्स ऑक्सीजनेट कर पाएँगे खून को? तो अगर लंग्स खून को ऑक्सीजनेट नहीं कर पाएँगे, तो जो खून होगा वो क्या डीऑक्सीजनेटेड नहीं हो जाएगा? CO2 का लेवल ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो इसमें इन बेचारे लंग्स का क्या इश्यू? इन बेचारे लंग्स का क्या कसूर था? इसी तरह एक बंदे को अनीमिया है, दिल भी सही काम कर रहा है, लंग्स भी सही काम कर रहे हैं। खून में आरबीसीज़ ही नहीं है जो ऑक्सीजन को उठाएँ। 4-4 एसिडी के साथ लड़कियाँ फिर रही होती हैं। तो इसमें इस लंग्स का क्या कसूर? दिल का क्या कसूर? ठीक है ना?
तो बेसिकली इसमें खून का मसला है। तो आपने सोचना है कि लाइक डिस्पनिया, लेकिन उसमें आपने सोचने का तरीका होना चाहिए। आपको सारी बीमारियाँ पता होगी ना। अब एनीमिया का बंदा यकदम खून साँस के मसले के साथ नहीं आएगा। उसको भागने पे साँस चढ़ता होगा जल्दी। दिल के मसले वाला बंदा एमआई होगा तो अचानक भी आ सकता है। हार्ट फेलियर होगा तो आपको पहले से डायग्नोज़्ड होगा या फिर स्लोली भी आ सकते हैं। निमोनिया होगा किसी बंदे को तो बुखार के साथ वो आएगा, खाँसी होगी साथ में। मतलब समझ रहे हो? बीमारियाँ नहीं चाहिए, डायग्नोसिस आप सीख जाओगे बाद में। फिलहाल हम डिस्पनिया को डिस्कस करते हैं। डिस्पनिया यही है कि बस साँस चढ़ता है और अच्छा खैर हम लोगों ने पढ़ना है जो लंग्स से सॉरी हार्ट से रिलेटेड डिस्पनिया है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्टोरी क्या होगी। बेसिक स्टोरी ये होगी कि सपोज़ ये हार्ट है, तो आपको पता है कि हार्ट में सिस्टम क्या है कि जो अपने पास ये राइट साइड है हार्ट की और ये लेफ्ट साइड है। तो जो राइट साइड होती है ना, इसमें राइट एट्रियम है, उसमें सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आना होता है। ऐसे ही जाना होता है अपने पास राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से ये ब्लड जाता है टू द लंग्स, सही है? और लंग्स में से फिर वापस आता है द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इसको थ्रू एओर्टा पंप करता है पूरी बॉडी में। ऐसे ही है। अब अगर किसी बंदे को हार्ट को भी मसला हो, लाइक किसी के उसको ना हार्ट फेलियर है, उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सही से काम नहीं करा, एज रिजल्ट क्या होगा कि जो पीछे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये आगे सही पंप नहीं करा, खून को आगे नहीं निकाला, तो पीछे पहले लेफ्ट एट्रियम में पानी खून इकट्ठा होगा, ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में खून इकट्ठा होगा और फिर लंग्स में खून इकट्ठा होगा, लंग्स से फिर इधर अपना राइट हार्ट में खून इकट्ठा होगा, राइट हार्ट से फिर अपने पास सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर के वेना कवा में इकट्ठा होगा, और फिर हमारी जो खून की नालियाँ होंगी उनमें ज़्यादा वेन्स में ज़्यादा खून होगा और आपको एडिमा वगैरह होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो खैर इसमें इसमें बेसिक रीज़न ये हो सकती है, और वही उसने बताया हुआ है कि और दूसरा हार्ट के डिजीज़ में ना जब ज़्यादातर भागने के साथ मसला बढ़ता है कि नॉर्मली दिल से ही काम कर रहा होता है तो मसला नहीं होता, लेकिन जब आप ज़्यादा भागते हो तो दिल उस तरीके से पंप नहीं कर पा रहा होता जिस तरह खून को रन करवाना है, और उसमें फिर आपको सांस चढ़ता है, डिस्पनिया हो सकता है। क्या ये आप देख लोगे तो आपको ग्रेडिंग आनी चाहिए डिस्पनिया की। ग्रेडिंग मतलब जो बंदा है उसको अपने ग्रेड करना है कि उसको डिस्पनिया किस लेवल का है। एक है ग्रेड 1 कि बिल्कुल भी मसला नहीं है, सांस नहीं चढ़ा हुआ इसे। ग्रेड 2 है कि जब वो कहते हैं कि जब मैं सिर्फ भागता हूँ, स्वे एक्सर्शन करता हूँ, मैं सिर्फ तब सांस चढ़ता है। ग्रेड 3 है कि वो कहता है मुझे सिर्फ माइल्ड एक्सर्शन, मैं अभी घर के काम करता हूँ, मैं सिर्फ वॉशरूम तक जाता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। तो ये है थर्ड ग्रेड। फोर्थ ग्रेड है कि बिल्कुल बैठे बैठे वो कहता है मुझे बैठे बैठे मेरा सांस नहीं मिल रहा होता मेरा। तो अब उसने हमें बताइए टाइप्स ऑफ कार्डियक डिस्पनिया। एक है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, एक एंजाइना इक्विवेलेंट, और तीसरी है हार्ट फेलियर। अच्छा जो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा ने जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि दिल का कोई मसला हो, इसमें ये भी हो सकता है कोई अर्दमिया हो सकता है, कुछ भी दिल का कोई ऐसा मसला दिल से पंप नहीं करा, फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो इसमें ना उस बंदे को क्या होगा, शॉर्टनेस ब्रेथ होगी और पानी इकट्ठा हो रहा है तो खांसी भी हो सकती है, साइनोसिस भी हो सकती है जब ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही, उसको स्पुटम आ सकता है। स्पुटम लेकिन इसमें ना या तो बिल्कुल व्हाइट होगा, जिसे हम पानी वाला स्पुटम झाग झाग सी इस तरह आ रही होगी, या उसको ना ब्लड टिंट भी आ सकता है। ये वैसे ना समटाइम्स फट के वो ब्लीडिंग भी अंदर हो सकती है लंग्स में, तो इस तरह की चीजें आएंगी। अस्कल्टेट करो ना तो बिल्कुल ही ऐसे खड़ 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 इस तरह की ना आपको आवाज आएगी, जैसे रोंकाई क्रेपिटेशंस वगैरह आएंगे आपको। अगला आ गया एंजाइना इक्विवेलेंट। तो इसमें एंजाइना इक्विवेलेंट में ये होता है कि यार आपको ना होता एंजाइना ही है एक्चुअली, लेकिन उसकी जो ज़्यादा सिम्टम आ रही होती है ना वो सांस की आ रही होती है। मतलब एंजाइना में भी वही दिल का दर्द हो रहा है, लेकिन वो सही तरह से खून दिल सही से पंप नहीं कर पा रहा, तो आपको साइनोसिस वगैरह होगी, सांस मतलब फूलेगा, लेकिन उसमें ना पल्मोनरी एडीमा वगैरह नहीं होगा। ठीक है ना, इतना पंप कर रहा है कि पल्मोनरी एडीमा वगैरह नहीं होता, और इसमें बेसिकली आप वही ट्रीटमेंट देते हो एंजाइना की, तो बंदा ठीक हो जाता है। सही है, और सही है, तो ऐसा हो सकता है। और लास्टली अपने पास आ गया क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो इसमें आपको इसमें भी मतलब स्टोरी वही है, घुमा फिरा के लिखी है। क्रोनिक हार्ट फेलियर और एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में क्या फ़र्क है मुझे बताओ? हार्ट फेलियर मतलब वो एक स्पेसिफिक काज़ है, इसकी वजह से भी होना अपना यही है, अपना एक्यूट पल्मोनरी एडीमा ही है। लेकिन एक्यूट पल्मोनरी एडीमा के और भी काज़ ऐसे हो सकते हैं। आपको अरिथमियाज़ चल रही हैं, किसी बंदे को एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चल रही है, उसमें भी एडीमा डेवलप हो सकता है, लेकिन उसकी हालत तो और भी ख़राब होगी। यार और चीज़ें भी हैं। अब हार्ट फेलियर आ गया। हार्ट फेलियर में ना उसने 2 तरह का साँस फूलना बताया है, एक ऑर्थोप्निया, एक प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। ऑर्थोप्निया ये होता है कि आप लेटते हो ना तो साँस फूलता है। तो इसमें इसकी वजह ये होती है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में ना पल्मोनरी एडिमा हुआ होता है। एक्यूट नहीं होता, क्रोनिक हुआ होता है पल्मोनरी एडिमा। तो वो थोड़ा-थोड़ा जो पानी में रहता है ना, उसकी वजह से ये होता है कि जब वो लेटते हैं तो पानी पूरा फैल जाता है फेफड़ों की तरफ, फेफड़ों पे।
जब वो बैठे होते हैं ना तो पानी नीचे-नीचे होता है और जब लेटते हैं तो पूरा फैल जाता है, एज़ अ रिज़ल्ट उनका साँस फूलना शुरू हो जाता है, तो वो रात को ना मल्टीपल सराहने इस्तेमाल करते हैं, 2-3 सराहने पूछते हैं। इवन कि हार्ट फेलियर की हिस्ट्री में मुझे भी पूछते हैं कि भाई आप सराहने कितने इस्तेमाल करते हो? क्योंकि है ना मैं ज़्यादा सराहने इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो मेरा साँस फूलता है, तो ये एक हार्ट फेलियर का सिम्पटम हो सकता है। इसी तरह प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, इसमें क्या होता है कि बंदा ना कुछ देर सोता है, शुरू-शुरू में ठीक होता है, आधे घंटे से 2 घंटे तक जब लेटा रहता है ना तो उसका साँस फूलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह भी यही है, सेम सीन है कि लाइक लेटने से पानी लंग्स का फैल जाता है। तीसरी बीमारी है कि पैल्पिटेशन, सिम्पटम आ गई सॉरी, इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़। पैल्पिटेशन ये होता है कि जब आपको दिल की धड़कन महसूस हो, ज़्यादा भाग लो तब दिल की धड़कन महसूस हो जाती है। टेस्ट होने वाला हो, ना आता हो, दिल की धड़कन महसूस होना शुरू हो जाती है। ये सारे पैल्पिटेशंस हैं। अब इसके कई काज़ेज़ हो सकते हैं। अब हम इन काज़ेज़ को ना इसकी बजाय हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। पहला आ गया प्रीमैच्योर एक्टोपिक बीट्स। प्रीमैच्योर एक्टोपिक बीट्स ये होती है कि आपको ना आपको फ़ील होता है कि इर्रेगुलर सी हार्ट बीट आ रही है और इसमें रीज़न पता है क्या होता है? नॉर्मल पता है आपको क्या होता है? इस तरह होगा कि धक-धक, 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 धक-धक ऐसे होता है ना नॉर्मल और ये हमें फ़ील नहीं हो रहा होता है, वैसे होता है लेकिन ऐसे ही है। लेकिन समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसे हो रहा है धक-धक, 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 तो ये आपने देखा कि ये नॉर्मल ये छोटा क्यों हो गया? ये तो नॉर्मल चल रहा था, ये पहले कैसे बीट आ गई? और फिर एक कंपेंसेटरी गैप आया, फिर दोबारा नॉर्मल हो गया। इसको ये जो आई है ना अचानक से, इसे कहते हैं एक्टोपिक बीट, प्रीमैच्योर बीट। जिस टाइम पे आनी चाहिए था ना उससे प्रीमैच्योरली आ गई है, प्रीमैच्योर बीट्स। इसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, जब पूरा हार्ट है आपको पता है, अब तो यार हार्ट ऐसा होता नहीं है, तो चलो ये सपोज़ हार्ट है, तो इसमें हमने देखा कि एक एसए नोड होता है और एसए नोड पहले स्टिमुलेशन ये भेजता है, पेसमेकर ये होता है और ये फिर आरटी को स्टिमुलेट करता है, फिर एबी नोड पे जाती है, फिर एबी नोड से वेंट्रिकल्स में जाती है सारी। तो ये नॉर्मल रिदम होता है जिसमें एसए नोड कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन प्रीमैच्योर या एक्टोपिक बीट में ऐसा होता है कि किसी वजह से जो आपका कोई और साइड जैसा कि लाइक एट्रिया या एवी नोड या कोई वेंट्रिकल अचानक से ना बीच में अभी ऐसे नोट किए नहीं किया होता है, भेजी होती है इम्पल्स और अचानक से ये भी भेज देते हैं, ठीक है? तो एक बीट के फौरन बाद दूसरी बीट आ जाती है ईसीजी पे या फिर जैसे भी बंदा फील करता है, तो उसे उसकी ये उसी बस ये होता है इन शॉर्ट, ठीक है? कि किसी एक्टोपिक साइड से बीट आ जाती है और अगर ये कभी कभार हो ना तो ये नॉर्मल है, मतलब लाइक बहुत ही कभी कभार हो, लेकिन अगर ये ज्यादा हो रही हो तो ये एक मसला हो सकता है, कोई ठीक है एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है। अच्छा, और इसमें पेशेंट पता है आपको कैसे बताएगा? पेशेंट बताएगा कि उसकी ना उसकी दिल की धड़कन रुक गई थी। वो ये कहेगा उसको ना दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई थी या फिर ये बताएगा कि इसको ना बहुत एक बीट ना बड़ी ज़ोर से आई। उसकी रीज़न पता है क्या होती है? मैंने आपको बताया, देखो जो पहली है वो होती है अचानक। ये अचानक होगी ना, ये नहीं फ़ील होगी। होगा मेरे को तो फ़ील होती है। लेकिन जो गैप आएगा ना जब ज़्यादा, थोड़ा कंपेंसेटरी गैप आता है, इसमें ऐसे नोड असल में ना समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या उसके साथ। ये कहाँ से बीट आ गई? तो फिर वो थोड़ा टाइम लेता है नॉर्मलाइज़ होने के लिए। फिर वो ये गैप फ़ील कर सकता है, जो हमारा बंदा होगा वो ड्रॉप बीट के साथ प्रेज़ेंट कर सकता है। या वो ये कह सकता है कि उसको एक बीट ना बड़ी ज़ोर से आई, जो अगली बीट आएगी ना, ये ज़ोर से आएगी हमें। पता है क्यों आएगी? क्योंकि इसमें ना आपको ज़्यादा गैप मिला। तो तो वेंट्रिकल को ना भरने का डायस्टरी लंबा हो गया और उसकी फिलिंग का टाइम ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा खून की फिलिंग होगी और जब ज़्यादा फिलिंग होगी तो नेक्स्ट पल्स भी मज़बूत ज़ोर से आएगी, जब ज़्यादा खून पंप करेगा हार्ट। तो वो उसको ना एक फ़ोर्सफुल बीट फ़ील हो सकती है, अगर इधर लिखा हो उसने तो फ़ोर्सफुल एक बीट फ़ील हो सकती है। सही है, बाकी उसने रीज़न बताई है, एंग्ज़ायटी और ज़्यादा चाय पीना। अगला आ गया पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। अच्छा यार, फिर अपने पास आ गया पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। इसमें पता है क्या है कि आपकी ना हार्ट रेट तेज़ हो जाए, वेरी रैपिड हार्ट रेट हो जाए। तो उसकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं, आपने कंफर्म कर लेनी है कि लाइक 150 से ज़्यादा भी हो कहते हैं, 100 या 120 से ज़्यादा भी कहते हैं। खैर टैकीकार्डिया कहते हैं। 60 और 100 जो है ना नॉर्मल अपना रेट होता है। 60 से कम हो तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, 100 से ज़्यादा हो तो टैकीकार्डिया कहते हैं। बाकी है पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। पैरोक्सिस्मल होता है कि अचानक से बाउट्स आते हो, कि अचानक से बंदे का दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो। उसमें ना कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। देखो, आपको मैंने क्या बताया था कि 1 मिनट, आपको मैंने क्या बताया था कि जो अपने हार्ट है इसका एसए नोड है, एवी नोड है, जो भी सब कुछ है, तो पेसमेकर एसए नोड। वो एक तो ये भी हो सकता है ना कि साइनस टैकीकार्डिया हो। साइनस टैकीकार्डिया ये होता है कि जो साइनस है ना हमारा, ये एसए नोड है, पेसमेकर है, इसी ने ना जल्दी-जल्दी बीट्स बनाना शुरू कर दी। लाइक जिस तरह हम लोग रनिंग में, भागने में
या फिर अपना जब हमें टेंशन वगैरह होती है, पैनिक अटैक्स में, तो उसमें साइनस टैकीकार्डिया होता है। कि पेसमेकर जो होता है वो साइनस ही होता है। ये एक हो गया ये साइनस टैकीकार्डिया। एक होता है कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये है कि वेंट्रिकल के अलावा कोई और पेसमेकर है। सही है? वेंट्रिकल के अलावा अपना एवी नोड भी हो सकता है, इसे कहते हैं जंक्शनल टैकीकार्डिया। कोई एट्रिया भी हो सकता है, पेसमेकर एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, ऐसे नोड भी हो सकता है। ये सारे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आते हैं। एक होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कि जो पेसमेकर है ना वो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल खुद ही जल्दी-जल्दी से ना वो बनवा रहे हैं पल्सेस और बीट कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं। अच्छा तो इन शॉर्ट मतलब समझ आ गया आपको कि एक होगा एट्रियल टैकीकार्डिया। एट्रियल में जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और एवी नोड जल्दी-जल्दी पल्सेस बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे जंक्शनल या एवी नोडल या फिर नोडल, जंक्शनल या नोडल टैकीकार्डिया भी कहते हैं इसे। और अगर वेंट्रिकल बना रहा है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एक और टैकीकार्डिया होता है कि जो बंदा ना उसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया। अक्सर शायद हम किसी ने फील किया हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बैठे-बैठे उठते हैं ना, तो उठने से हमारी ना लाइक खून जो है ना वो नीचे की तरफ चला जाता है, वेसल्स में नीचे चला जाता है। और नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि फौरन हमारे हमारे वेसल्स के अंदर ना एओर्टा के अंदर और वेसल्स के अंदर बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, वो फौरन इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और फौरन से ना वो हमारी वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं और थोड़ा-सा हार्ट रेट रेज़ करवा के ना इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। और बंदे को ना चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाती है, ठीक है? उसको ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता। लेकिन बाज़ जगहों में जिनमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हुई, जो ऑटोनॉमिक सिस्टम था ये वाला, ये खराब हुआ तो उसमें ये चीज़ हो नहीं पाती, ठीक है? या फिर ज़्यादा कह लो हो जाती है, तो उसमें ऐसा मसला आएगा कि वो जब उठेगा, बैठा-बैठा अचानक से उठेगा, तो उसमें ना टैकीकार्डिया हो सकता है। पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक इसे कहेंगे पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया। अचानक से दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी उसकी, तो ये होता है वो। और इवन के बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स में सिनकप भी हो सकती है, अगर वो एक तो है ना कि ज़्यादा डिसफंक्शन है कि ज़्यादा उसने स्टिमुलेट कर दिया और एक है कि उसने किया ही नहीं। तो वो जो दिमाग को सप्लाई नहीं जाएगी वो बेहोश हो जाएगा, तो सिनकपी भी हो सकती है। तो इसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है? तो ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है कि जो पोज़ीशन के साथ, ऑर्थो के साथ रिलेटेड हो। और इसमें आपने करवाना कुछ भी नहीं होता है। ऐसे अगर बंदा कहे ना कोई अक्सर लड़कियाँ वगैरह आ जाती हैं कि मेरे अचानक से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है ऐसे-ऐसे। तो आपने ईसीजी करवा ली, कुछ बीपी वगैरह देख लिया, पल्स वगैरह देख ली। अगर जैसे नॉर्मल है तो उसको बस काउंसलर करके भेज देना होता है। उससे कहना होता है कि स्ट्रेस कॉफ़ी और स्ट्रेस को अवॉइड करो। ज़्यादा ज़रूरत पड़े ना तो बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ये दिल को ना ठंडा रखते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है? कहते हैं बस भाई तू चिल कर। बीटा ब्लॉकर्स है ना दिल को ज़्यादा जिसमें भागने में ज़्यादा दिल धड़कता है ना, बीटा ब्लॉकर्स दिए हो ना तो ज़्यादा नहीं कर पाता, स्टिमुलेट नहीं हो पाता दिल, ज़्यादा धड़कता नहीं, नॉर्मल स्पीड पे काम करता रहता है। तो हम कहते हैं भाई दुनिया बाहर में जाए, तू अपने नॉर्मल स्पीड पे चल, तो उसको भी बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ब्रैडीकार्डिया वैसे तो नॉर्मली टैकीकार्डिया हम लोग के साथ पैल्पिटेशंस का पाया जाता है कि नॉर्मली ना तभी फील होता है जब आपका दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ हो। लेकिन समटाइम्स ब्रैडीकार्डिया में भी पैल्पिटेशंस फील की जा सकती हैं, जैसे कि हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स में ये चीज़ फ़ील की जा सकती है और वो मोस्टली कहते हैं घबराहट हो रही है हमें, तो ये ऐसी चीज़ें प्रेज़ेंट की जा सकती हैं। अच्छा, फिर अपने पास आ गया पेरिफेरल एडिमा। अच्छा, अभी ना ये चीज़ें शायद आपको ज़्यादा लग रही हों, ज़्यादा चीज़ें क्योंकि हम लोग अभी ये नई टर्म्स आ रही हैं, हार्ट ब्लॉक क्या होते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या होता है, ये सब कुछ, हार्ट फेलियर वगैरह सारी चीज़ें, और मुझे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन आगे जैसे-जैसे जाएँगे ना, तो ये सारे टॉपिक्स अलग-अलग होते जाएँगे। हम अलग से हार्ट फेलियर पढ़ेंगे, अलग से हम लोग ब्लॉक्स पढ़ेंगे, अलग से हम लोग सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पढ़ेंगे। तो वही चीज़ें फिर जब दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाएँगी। अभी उसने ना ऐसे मिक्स करके एक ही जगह में सब कुछ बताई जा रहा है। फिर अपने पास आ गया पेरिफेरल एडिमा, और इसमें क्या है कि अपने पास अच्छा पेरिफेरल एडिमा में ये है कि ऐसे मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि वर्म आ जाना, पैडल या सैक्रल। पैडल इसलिए कि जब आप खड़े होते हो तो आपके डिपेंडेंट एरिया होता है वो आपके पैर होते हैं, तो उसमें पैडल एडिमा मोस्ट कॉमन होता है। और सैक्रल ये कि जब आप लेटे होते हैं ना तो आपकी सैक्रम है ना बैक पे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो मतलब वो ज़्यादा डिपेंडेंट एरिया होता है, तो वहाँ पे एडिमा होता है। इसलिए आप लोगों ने ना जब भी किसी पेशेंट का चेक करना हो तो 2 जगह पे एडिमा चेक करना होता है, एक पैर पे और दूसरा चेक करना होता है सैक्रम पे। अच्छा ख़ैर ये 2 एडिमा होते हैं और इसके कार्डियक कॉजेज़ भी हो सकते हैं और बाकी कॉजेज़ भी हो सकते हैं। कार्डियक कॉजेज़ तो सिंपल सी ये है कि अगर दिल सही से काम नहीं करेगा, तो वो सही तरह से पंप नहीं करेगा खून को आगे। एज़ अ रिज़ल्ट सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में कंजेशन होगी और वही बाद में ज़्यादा एडिमा होगा बॉडी में। वो फ्लो नहीं हो रहा होगा ना सही तरह से खून,
तो एडिमा होगा। एक काज ये आ गया, दूसरा काज हम बल्कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं। एक अगर कार्डियक काजेज़ आ गए जिसमें हार्ट फेलियर है और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस है। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस कुछ भी नहीं है, मतलब इन शॉर्ट ये अपने पास हार्ट था और साथ में पेरिकार्डियम थी, तो पेरिकार्डियम की ना समहाउ इन्फ्लेमेशन होगी, फाइब्रोसिस होगी। नॉर्मली तो ये बड़ी इलास्टिक होती है, बड़ी अच्छे से मतलब फैलती है, लेकिन जब इसकी फाइब्रोसिस वगैरह हो जाए, मे बी सपोज पेरिकार्डिटिस की वजह से, तो फिर ना ये इसमें वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और दिल को सही से काम नहीं करने देती, फूलने नहीं देती। तो दिल दिल सही होता है, लेकिन वो दिल इसकी जो इसके दबाव की वजह से उसी से काम नहीं कर पाता और सेम प्रेजेंटेशन हो सकती है। और कार्डियोमायोपैथी दिल के मसले हों। उसके अलावा एक आ गया वीनस इंसफिशियंसी, जो वेन्स का मसला हो, टांगों में ना वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाती हैं, सही है। तो वेरिकोज वेन्स में यही होता है कि बस है ना वो नालियों का काम होता है, वैसे वीनस जो अपने पास है वेन्स, इनका काम होता है ना खून को वापस लेके आना। तो अब नीचे तो कोई पंप लगा नहीं हुआ, ऊपर से दिल ही है जो तो हार्ट को जो एट्रियम में पंप कर रहा है ब्लड। बस समटाइम्स वेन्स खराब हो जाती हैं, उनमें मसला आ जाते हैं और वो एंगोर्ज सी हो जाती हैं। आप गूगल कर सकते हैं, हाइपोएल्बुमिनिया आ गया। नॉर्मल सबसे जो आपको सोचने वाली बात होती है ना, वो हाइपोएल्बुमिनीमिया होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पता है क्या होता है? देखो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये हमारे पास एक वेसल है और वेसल के अंदर आपको पता है प्रोटीन्स भी होती हैं और वाटर भी होता है। प्रोटीन्स भी होती हैं और सेल्स भी होते हैं और वाटर भी होते हैं, मतलब प्लाज्मा भी होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होते हैं, वाटर भी होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, इनके और 100 कामों के अलावा एक काम ये भी होता है कि ये खून जो पानी है ना उसको वेसल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर बना के। अगर ये प्रोटीन्स कमी हो जाए किसी बंदे में प्रोटीन्स की, तो क्या होगा, ये जो पानी है ना वो वेसल्स के अंदर नहीं दिखेगा और वो बाहर चला जाएगा, सही है। इसका दिल नहीं लगता इसके अंदर पानी का, प्रोटीन्स के बगैर वेसल्स के अंदर, तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है और एडिमा स्टार्ट हो जाता है। अब कोई भी ऐसी बीमारी जिससे ये कमी होती हो ना प्रोटीन्स की, वो हमें एडिमा काज करवाएगी। इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे, अभी के लिए बस सुन लें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब गुर्दे प्रोटीन ज़ाया करना शुरू कर देते हैं पेशाब में झाग बनना शुरू हो जाती है, प्रोटीन निकल रही है, ज़ाया हो रही है, उसमें हाइपोअल्बुमिनीमिया होगा। लिवर सिरोसिस, जो प्रोटीन्स होती है ना लिवर बनाते हैं, लिवर की होगी सिरोसिस, तो प्रोटीन्स कौन बनाएगा? प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। प्रोटीन्स लूजिंग एंटेरोपैथी, एक तो है ना कि गुर्दों में से प्रोटीन निकल रही है, दूसरा है कि आपकी जीआईटी में से प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो ये भी काज हो सकते हैं। उसके अलावा क्या काज हो सकता है? एक काज ये भी हो सकता है कि आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है। आपको पता है कुछ बच्चे होते हैं थर-थर के इलाके में हमारे, जो क्वाशियोरकर या मरासमस के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, तो इसमें जो क्वाशियोरकर वाले बच्चे होते हैं ना, इनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और ये ना इनमें एडिमा बड़ा होता है। उसकी वजह यही होती है कि इनकी प्रोटीन की डाइट नहीं होती, मतलब देखो दालों में भी प्रोटीन है, इनको दाल भी नहीं मिल रही होती, ये कंडीशन होती है। चलो, हाइपोएल्बुमिनिया कुछ ड्रग्स होती हैं जो ये करवाती हैं, जिस तरह के एनसेड्स, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं सारी अपनी डाइक्लो वगैरह, और कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये ना वेसल्स की डायलिटेशन करवाते हैं, एज रिजल्ट एडिमा होता है। इडियोपैथिक भी हो सकते हैं कि अननोन काज होता है, लेकिन देखा गया है कि औरतों में ना ज़्यादा एडिमा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है। और अब हमें क्या पता वो एडिमा होता है, मोटापा होता है, लेकिन खैर एडिमा होते हैं, वैसे ही कह रहा हूँ। क्रोनिक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, आपको पता है लिम्फ जो होती है ना, नॉर्मल लिम्फ्स जो है वो अपना एक्स्ट्रा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको वापस लेके जाती हैं वेसल्स के अंदर, ऐसा ही है। सारे को ड्रेन करती हुई पूरी बॉडी से वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में डालती है, तो मतलब ठीक है। और अगर लिम्फेटिक्स का मसला हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो वो भी एडिमा काज करवाता है। तो खैर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसमें भी ये हो सकता है अपने पास एडिमा। आ गई अगर सिनकपी, सिनकपी में क्या होता है? बेहोशी हो जाना अचानक से, और उसकी वजह क्या बनती है कि दिमाग को सप्लाई नहीं सही से पहुंचती। अब उसके कई रीजन हो सकते हैं। बंदे को अरिथमिया स्टार्ट हो गया, खून सही से काम नहीं करा, दिमाग को सप्लाई नहीं गई, बंदा गिर गिर जाएगा, आप सीपीआर देना शुरू कर दोगे, ठीक है। अच्छा, बंदे को और क्या हो सकता है? अचानक से, जैसे मैंने को बताया था, बैठा बैठा उठा, कुछ देर के लिए सप्लाई कम हुई और सिनकपी होगी। एक बहुत ही कॉमन सिनकपी होती है वेजो वेगल सिनकपी, जो कि आपने अक्सर देखा होगा, लड़कियां नाश्ते के बगैर आती हैं, बेहोश हो जाती हैं, ठीक है। और बंदा है वो अचानक से खौफ में बेहोश हो जाते हैं, खून को देख के बेहोश हो जाते हैं, ये होती है वेसोवेगल सिंकोपी। इसमें ना क्या होता है कि वेगस नर्व समझते हैं? वेगस नर्व क्या होती है? ये हार्ट को ना पैरासिम्पैथिक सप्लाई देती है। और होता ये है कि किसी वजह से किसी कोई ड्राइव आती है, कोई स्ट्रेसफुल, पेनफुल, अच्छा तो क्या कुछ भी रीजन बनती है तो लिखे उसमें रीजंस, और एट द एंड ये होता है कि आपकी ना समहाउ घूम फिरा के ना पैरासिम्पैथिक एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है और सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कम हो जाती है।
पैरासिम्पैथिक से वेगल और वेज़ोवेगल, अगर आप समझ रहे हो, वेज़ो मतलब वेसल्स की बात होगी। तो उसमें जब वेगल स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है ना, तो क्या होता है कि एक तो हार्ट स्लो डाउन भी हो जाते हैं, मतलब पैरासिम्पैथिक की वजह से ना रेट भी कम हो जाता है और फोर्स भी कम हो जाती है। दूसरा, वेसल्स की भी डायलेटेशन हो जाती है। एंड तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो खून ना वो ज़्यादा चला जाता है नीचे की तरफ, दिमाग की तरफ कम जाता है और उस बंदे को बेहोशी आ जाती है। ठीक है। और कुछ सम वेरिएंट्स भी हैं वेसोवेगल सिंकपी के, कफ सिंकपी या मिक्चुरेशन सिंकपी, इसको आई गेस सिचुएशनल सिंकपी भी कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें ये होता है कि वो बस कोई रिलेशन बन जाता है कि जब भी वो मिक्चुरेट करते हैं ना, उसकी पैरासिम्पैथिक ड्राइव समहाउ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्चुरेशन, क्योंकि मिक्चुरेशन जो है ना वो पैरासिम्पैथिक सिस्टम करवाता है। तो वो ना बहुत ज़्यादा उसमें हो जाती है और एज रिजल्ट वो बेहोश भी हो जाता है कि जब भी वो मिक्चुरेट करेगा, मतलब यूरिन पास करेगा, वो बेहोश हो जाएगा। इसी तरह कफ सिंकपी भी होती है। अच्छा, और ऐसा पेशेंट क्या होगा, पेल हो जाएगा, पल्स उसकी स्लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाएगा, क्योंकि वैसे डायलेट कर गई है ना, तो वो खून मतलब ऐसे खुला घूम रहा है बीच में, तो प्रेशर कहाँ डेवलप होगा, पीपल्स डायलेट हो गए हैं तो ये कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन हो सकती है। अच्छा, इसका एक डायग्नोसिस का तरीका बताया हुआ है, हेड अप टिल्ट टेस्ट। इसमें बस आप यूँ समझ लो कि हम लोग खुद ही ना एक जानबूझ के कंडीशन में ऐसे रखते हैं कि उसका ना ये ये हो उस बंदे में, ठीक है, और ईसीजी और बीपी से उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं, और अगर उसमें ब्रेडिकार्डिया और वो हाइपरटेंशन वगैरह डेवलप हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई तुझे वेसोवेगल सिंकपी है, तो आपने बड़ा ख्याल रखना है अपना। बाकी इसकी मैनेजमेंट में यही बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, और दूसरा डुअल चेंबर पेसमेकर दे सकते हैं। डुअल चेंबर पेसमेकर ये है कि पेसमेकर होता है जो आर्टिफिशियल पेसमेकर हम लोग खुद लगाते हैं। एक तो ना ऐसे नोड होता है हमारा नॉर्मल, लेकिन बाज़ का तो हम लोग खुद भी इम्प्लांट कर सकते हैं अगर ऐसे नोड खराब हो जाए या सही से काम ना करो, तो उसमें डुअल पेसमेकर का मतलब है कि एक एट्रियम में भी लगाएंगे और एक वेंट्रिकल में भी लगाएंगे, और ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेंगे, जिस तरह नॉर्मल चलता है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये स्टिमुलस भेजेगा, और कुछ देर बाद ये स्टिमुलस भेजेगा। तो देखिए इसे कहते हैं डुअल चेंबर पेसमेकर, सही है। सिंगल चेंबर भी होते हैं जिसमें हम अकेला एक जगह पे रखते हैं। तो ये आपने इसको मजीद डिटेल से आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। ये हो गया पोस्चरल सिंकपी, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब अचानक से बैठे बैठे खड़े होते हो तो उसमें क्या मसला आता है। तो ये अब नॉर्मली आपको मैंने बताया था कि क्या होगा जब अचानक से बैठे बैठे खड़े हो गए, तो बैरोरेसेप्टर्स एक्टिव होंगे और वो आपका दोबारा से हार्ट रेट बढ़ा के वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करवा के दिमाग को सप्लाई पहुंचा देंगे, नीचे नहीं जाने देंगे खून को। लेकिन अगर ये फेल हो जाए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ बैरोरेसेप्टर्स, तो एज रिजल्ट जब आप बैठे बैठे अचानक से खड़े होंगे तो पेरिफेरल डिस्टेंस वेसोडाइलेशन हो जाएगी और हाइपोटेंशन हो जाएगा, और आप सारी चीज ऐसे मसले आएंगे। सही है। अच्छा, नॉर्मली भी एक बंदे में जब वो बैठा बैठा खड़ा होता है ना, तो उसके बीपी में चेंज आता है, 10 mHg से कम कम चेंज आते हैं, वो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा हो ना, तो उसे कहेंगे पोस्चरल हाइपोटेंशन, उसे डायग्नोज करेंगे एज अ केस ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन। और उसमें मसला क्या है, ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स खराब हुए हैं। पता है कैसे खराब हो सकते हैं, बंदे को डायबिटीज चल रही हो, डायबिटीज मेलाइटस, ये आपको पता है वेसल्स को इन्वॉल्व, वेन्स को इन्वॉल्व, सॉरी सॉरी नर्व्स को इन्वॉल्व करती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी पास करवाती है। तो अगर ये बहुत वर्ष हो जाए ना, कि इवन के इनर जो ये वाली नर्व्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, तो ऐसे में बंदे को ये वाले मसले आ सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस। और उसके अलावा कुछ उसने ना हमें दूसरे रीजंस भी बताए हैं कि अगर आपका ब्लड ही कम हो, किसी बंदा कोई डायबिटिक्स ले रहा है या एस इनहिबिटर्स ले रहा है ना, तो उसको उसके में प्लाज्मा ही कम है, तो ऐसे में उस थोड़े प्लाज्मा के साथ खड़े होने पे दिमाग की सप्लाई भी बहाल रखना थोड़ा मुश्किल है, तो उसे पोस्चर सिंकोपी होने का चांस ज़्यादा है। बाकी उसने फर्दर रीजन लिखे हैं, एक मैंने डायबिटिक न्यूरोपैथी आपको बता दी, और दूसरा ब्लड लॉस या हाइपोवोलीमिया भी बता दी। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी क्या देनी है आप लोगों ने, अगर कोई डिपेंडिंग अपॉन द काज, अगर आपको ड्रग्स की वजह से हो रहा है तो वो अवॉइड करवाओ, और पेशेंट को इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहने, जराबे ऐसी पहने ताकि वहाँ नीचे खून इतना ज़्यादा ना जाए, और आहिस्ता आहिस्ता उठे, और कोई अगर दवाई वगैरह देनी है तो वो भी दे सकते हैं। कार्डियोजेनिक सिनकपी का ये मतलब है कि मतलब दिल का कोई मसला है मेजरली, और उसकी वजह से वो दिमाग को सप्लाई नहीं जा रही। अब उसमें कोई रिदमिया स्टार्ट हो गया, एक बंदे को ब्रेडी रिदमिया हो गया, या कोई लाइक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, आप देखो ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसने, तो इससे क्या होगा कि दिमाग सप्लाई नहीं जाएगी और बंदा बेहोश हो जाएगा, जो कि हमारे पास अक्सर
जिस टाइम हम लोगों को सीपीआर देना होता है ना, इस केस में मोस्टली आप लोग सीपीआर देते हो। ये सिनकप इनको नहीं देना होता सीपीआर, पता चले मारा हो उसे। तो सीपीआर देने से पहले हमें क्या करना होता है कि उसकी पल्स वगैरह आ रही है, दिल काम कर रहा है सही। अगर दिल सही काम कर रहा है तो खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर ये 2 केस, अगर दिल नहीं काम कर रहा, पल्स सही नहीं आ रही, तब आपको सीपीआर देना है। तब कार्डियोजेनिक सिनकप है, दिल सही काम नहीं कर रहा ना, तब आपने देना होता है। खैर ये सारी कहानी आ गई। चलो जी, लास्ट पॉइंट रह गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्डियक डिजीजेस। सबसे पहले भी ईसीजी, जिसे हम कहते हैं दिल की पट्टी, आम फहम जुबान पे। अच्छा, फिर ईसीजी में आपको पता है कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो या दिल का कोई भी मसला हो, अगर शक भी होना तो ईसीजी करानी होती है। अभी क्या इसमें लिखा हुआ है? अच्छा, दूसरा ये है कि इसको ना इज़ नॉट मच डिफिकल्ट, इतनी ऐसी बात भी नहीं है कि यार ईसीजी करना थोड़ा सा है तो ट्रबलसम ही, लेकिन चलो बाकी उसने वैसी बातें लिखी हुई हैं। और क्या गया, एक्सरे। एक्सरे में आप हार्ट साइज देखते हो। हार्ट साइज आप कैसे देखते हो कि आप जो आपके पास एक्सरे क्या आएगा ना, उसमें लंग फील्ड होंगी ऐसे ही है, और आपके पास बीच में हार्ट का शेडो होगा। तो आपने ना हार्ट के शेडो का मतलब मेजर करना होता है कि इसकी कितनी लेंथ है, उंगलियां की बस हम लोग देख लेते हैं। और इसको फिर ना कंपेयर करना होता है कि क्या ये जो पूरा ट्रांसवर्स डायमीटर है उससे आधे से कम हो। मतलब ये जो चीज है ना, ये इतने में है। अगर इतने में जा रही है ना, आधे से क्रॉस करिए तो मतलब आधे से ज्यादा है, और ये कार्डियोमेगैली है। ठीक है, तो ये बात उसने यहाँ लिखी हुई है। और आई गेस उसने फिर आगे काजेज बताए हमें कार्डियोमेगैली के। ठीक है, मतलब लाइक उसने मुख्तलिफ पेरिकार्डियल फ्यूजन में क्या ग्लोबुलर शेडो आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो तो इंक्रीज कन्वेक्सिटी हो जाएगी लेफ्ट हार्ट की। मतलब जो इस शेडो में लेफ्ट साइड की कन्वेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर लेफ्ट हार्ट का मसला है। और राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो तो उसमें अपेक्स ऑफ द हार्ट के ऊपर डिस्प्लेस, अपेक्स ऑफ मतलब लाइक ये बड़ी चीज़ें हैं, और ये अच्छी खासी रेडियोलॉजी आती हो तो बंदा कर सकता है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन आ गया। आप क्लासिफिकेशन दे सकते हो पेरिकार्डियम में, वाल्स में, एओर्टा में, मायोकार्डियम में। एक्सरे में क्लासिफिकेशन तो बोन्स की तरह नजर आती है ना, व्हाइट कलर की नजर आएंगी छोटी छोटी सी, तो उसको इतना आपको मसला नहीं होगा डिटेक्ट करने का। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि है किस जगह में। अब आपको तो यहाँ नजर आ रही है, अब ये किस जगह पे है, ये आर्टरी में है, वेन, उसके लिए फिर आपको थोड़ा नोआ होनी चाहिए एक्सरे की। लंग फील्ड्स आगे। अच्छा, लंग फील्ड्स में एक तो वैसे ही अ, है ना चीज़ें, जो निमोनिया वगैरह देखते हैं ना कि यहाँ हमने कार्डियक फीचर्स देखने हैं। तो कार्डियक फेलियर होना किसी बंदे को, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन यही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल सही से काम नहीं कर रहा, और खून पीछे इकट्ठा हो रहा है पल्मोनरी वेसल्स में, और वहाँ हाइपरटेंशन हो रहा है। सही है। और इसमें आपको हाइलर वेसल्स की एनलार्जमेंट नजर आएगी एक्सरे पे। इसी तरह आपको कर्ली बी लाइंस नजर आ सकती है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं मुझे याद कर्ली बी लाइंस, लेकिन वो आई गेस इस तरह करके ना आपको एक्सरे पे कुछ लाइंस नजर आती है। और ये जो एडिमा होता है, जो प्लूरल एडिमा, ये लिखा हुआ है प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन तो नजर आता है, वो तो अपनी साइड पे नीचे पानी इकट्ठा हुआ नजर आएगा लंग्स की फील्ड। कर्ली बी लाइंस है ना, ये लंग्स फील्ड के अंदर नजर आती है। और इसमें ये होता है जैसे पल्मोनरी अगर हो ना एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हो। प्लूरल एफियन और पल्मोनरी एडिमा अलग अलग चीजें हैं। प्लूरल एफियन है प्लूरल कैविटी में पानी इकट्ठा होना, पल्मोनरी एडिमा है लंग्स के अंदर पानी इकट्ठा होना। तो लंग्स के अंदर पानी इकट्ठा हो ड्यू टू कार्डियोजेनिक काजेस, तब कार्डियक लंग्स बनती हैं, लेकिन इसको अपने लास्ट में चेक कर लेना है। अपने पास आ गया, चलो फिलहाल के लिए इतना ही, नहीं बल्कि हम लोगों ने पढ़नी है इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे पास आ गया इसी एकोकार्डियोग्राफी, जो मतलब दिल का अल्ट्रासाउंड। आम आम है जो में के मशीन लगवाना या दिल की एको करवाना। तो इसमें क्या है कि आप इसमें ना एक अच्छे से अल्ट्रासाउंड करते हो, तो आपको ना बाकायदा दिल का चारों चैम्बर्स का साइज कितना है, इजेक्शन फ्रैक्शन हम देख पाते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। इजेक्शन फ्रैक्शन पता है क्या होती है? जस्ट बेसिक बहुत अहम चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एको की रिपोर्ट लेके आना, आप उसकी सिर्फ इजेक्शन फ्रैक्शन देख लेना एटलीस्ट। अगर 60% नॉर्मली होती है, 60% ये है कि आपका जितने जितना परसेंट जितना भी खून आया था ना लेफ्ट वेंट्रिकल में से, उतना उसमें से कितना परसेंट उसने बाहर फेंका है, कितना इजेक्ट की है, कितने फ्रैक्शन इजेक्ट की है, तो उसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो अगर ये कम कर रहे हैं ना पंप बाहर, तो इसका मतलब है ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है। तो बस ये बात है। इजेक्शन हम लोग भी अपना मोस्टली जब भी ऑपरेशन वगैरह से पहले अगर एको करवाएं ना, तो उसमें यही चीज़ देखनी होती है कि दिल सही काम कर रहा हो। उससे मुराद होता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक हो।
अच्छा, बाकी एबनॉर्मैलिटीज़ वगैरह एमआई इस्कीमिया वगैरह नज़र आ जाता है। असल में जो हिस्सा डैमेज हुआ होता है ना एमआई से या इस्कीमिया से, तो वो सही तरह से नहीं मूव कर रहा होता। जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रही होती। तो आपको एको में पता चल जाता है कि ये हिस्सा काम नहीं कर रहा सही। इसी तरह बाकी मसले भी डिफेक्ट वगैरह हो, सब कुछ आप देख लेते हो, आप भी बच्चे लोग। टाइप्स ऑफ एकोकार्डियोग्राफी पहले तो अपने पास आ गई। इसका इनका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये कुछ एडवांस चीज़ें मतलब। तो टू डायमेंशनल है, कोई एम मोड इसी एकोकार्डियोग्राफी है, डोपलर एकोग्राफी है। तो ऐसे डोपलर, तो डोपलर में ये होता है कि आप ब्लड फ्लो को भी साथ में देखते हो। डोपलर आपने अगर पढ़ा हो ना फिजिक्स में, याद हो हमने पढ़ा था डोपलर स्पीड को मेजर कर लेता था कि कितनी स्पीड से कोई चीज़ फ्लो कर रही है वेसल के अंदर या फिर दिल के अंदर, तो ब्लड फ्लो भी साथ में डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरह ना डोपलर अल्ट्रासाउंड हम लोग वेसल्स का भी करते हैं। तो मतलब टांगों की या फिर वेसल्स का ना डीबीटी वगैरह में भी करवाते हैं। तो एक्चुअली ये फ्लो को बताते हैं। बाकी पता नहीं क्या है, ये आपको देखिए रट्टा मारना है जो भी करना है। एक्सपीरियंस शेयरिंग, बहुत शुक्रिया। ठीक है। ट्रांस इसोफिजियल एकोकार्डियोग्राफी, इसमें यह है कि आपके पास इसोफिगस है और सामने दिल पर है। तो हमने देखा कि एक तो है ना कि हम लोग चेस्ट वाल है जो आगे पड़ी है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड करें मशीन लगा के। एक हमने एक और तरीका निकाला कि हम मुंह के जरिए या नाक के जरिए जाएं और इसोफिगस के अंदर खड़े होकर अल्ट्रासाउंड करें, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है और इससे ज़्यादा बेहतर डिटेक्ट कर सकते हैं और बड़ी छोटी-छोटी सी ना चीज़ें भी देख सकते हैं। जैसा कि वेरी स्मॉल वेजिटेशंस कहते हैं कि लाइक समटाइम्स वाल्स के ऊपर ना जो हार्ट के वाल्स होते हैं उसके ऊपर ऐसे ना छोटी-छोटी वेजिटेशंस सी आ जाती हैं, उनको देख सकते हैं। या कोई थ्रोम्बस वगैरह छोटा-छोटा सा, या फिर एएसडी एएसडी होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये अपने पास 2 आर्टरी है ना, तो इनके दरमियान में यहाँ एक सुराख है जिसे कहते हैं दिल का सुराख। समटाइम्स वेंट्रिकल में सुराख होता है, कहते हैं वीएसडी, कहते हैं एएसडी। तो ये छोटे-छोटे ये भी हमें नज़र आ जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। स्ट्रेस एको ये होता है कि बंदे को ना पहले स्ट्रेस में लेके जाओ, उसके बाद उसकी एको करो। स्ट्रेस एको ये है, ये स्ट्रेस ईसीजी भी होनी चाहिए थी, वो पता नहीं, आई गेस या मैंने मिस कर दी है स्ट्रेस ईसीजी। चलो खैर जो भी है, स्ट्रेस एको ये होती है कि आपने ना स्ट्रेसफुल कंडीशन में बंदे को, मतलब बंदे को या तो ट्रेडमिल पे दौड़ाओ या फिर बाईसाइकिलिंग करवाओ या उसको वैसे दौड़ लगवा के को के आए, या फिर आप कह लो कि उसको ना फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स दो जो कि दिल की धड़कन को तेज करती हो। ऐसा कुछ देने के बाद उसके बाद एको करो। तो इसमें वो कुछ ऐसी, जिस तरह की जो स्टेबल एंजाइना, अगर आपको याद है, मैं स्टेबल एंजाइना पढ़ा था, मैंने क्या बताया था कि बंदे की ना वेसल जो है वो नैरो हो गई। नॉर्मली कोई मसला नहीं, जब ज्यादा काम करेगा तो मसला आएगा। इस चीज में चेंज भी तब आएगा, या एको में भी तब पता चलेगा। तो इसलिए जानबूझ के उसको पहले स्ट्रेस इंड्यूस करवाते हैं, दिल की धड़कन तेज करवाते हैं और फिर डिटेक्ट करते हैं। सही है। तो ये ड्रग्स के साथ भी कर सकते हो या फिर फिजिकली एक्सरसाइज करवा के कर सकते हो। जो ड्रग्स होती हैं उसमें डोब्यूटामीन, एडिनोसिन, डाइपाइरिडामोल, ये कुछ ड्रग्स हैं। तो डोब्यूटामीन आप याद कर लें एटलीस्ट। डोब्यूटामीन जो है ना, ये आप लोग शोक का पेशेंट हो उसमें भी देते होते हो, दिल को एक्टिव करवाने के लिए। तो खैर, कंट्रास्ट एको ये है कि आप ना कोई कंट्रास्ट पहले पहले आईवी लाइन लगाओगे एक बंदे को, उसमें पहले एक कंट्रास्ट इंजेक्ट करोगे तो खून में कंट्रास्ट चला जाएगा। अब अगर आप एको करोगे ना, तो वो खून में कंट्रास्ट होगा और वो दिल में खून होगा। तो फिर वो आपको ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है। एम्बुलेटरी ईसीजी ये होती है कि आपने ना एक बंदे को वो लगा दी, लीड्स लगा दी ईसीजी की, और उसकी ना जो मॉनिटर है वो जेब में रख दिया, छोटा सा होता है, उसकी बेल्ट के साथ लगा दिया, तो वो चलता फिरता ना 24 आवर है, जितनी भी देर अपनी उसकी ना ईसीजी रिपोर्ट होती रहेगी, कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट होती रहेगी। और अगर कभी भी बीच में अरिथमिया या फिर जिस तरह के हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्टोपिक क्या किया था, एक्टोपिक प्री बीट्स या प्री मेजोर बीट्स, अगर आपको याद हो, वो बीच में कभी कभी होती है। तो जो कभी कभी होती है ना, तो कभी कभी हम लोग उस टाइम नहीं चेक कर सकते ईसीजी। उस कभी कभी को चेक करने का तरीका है कि आप मुसलसल ईसीजी करो, तो उससे आपको पता चल जाता है। या कोई रिदम वगैरह में कोई मसला है तो आपको पता चल जाता है। कार्डियो मेमो, या लेस record less frequent arrhythmias, pocket sized device that can record and store a short segment of ECG। ठीक है। मतलब ये सिर्फ उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं जिस टाइम इसको फील हो कि कोई एरिथमिया हो गया, आई गेस सो, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, मैंने ये टर्म इतनी नहीं सुनी। अच्छा, फिर अपने पास आ गया रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग। इसमें यार पता क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, आप एक रेडियो एक्टिव चीज़ लेते हो जैसे कि थेलियम 201 है, फिर टेक्नीशियम जो 20 का नाम है 99 है। तो इसमें आप क्या करते हो
कि आप वो चीज़ उस बंदे को दे देते हो, आईवी या जिस तरह भी। अब ये अपने पास हार्ट है, ठीक है? और हार्ट के अंदर आपको पता है कि लाइक ये सपोज हार्ट के वेंट्रिकल्स है और ये सारे बीच में मसल्स हैं और ये सारे वर्किंग टिश्यू है ना, लाइव टिश्यू है। तो जो ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है ना, ये लाइव टिश्यू उठा लेगा, सही है? मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ डाली होती है जो उसको चाहिए होती है, तो वो चीज़ मतलब उठा लेते हैं इन शॉर्ट। तो वो जो ये लाइव एरिया होगा ना, उसमें वो रेडियोइसोटोप उन सेल्स को उठा लेंगे, लेकिन जो डेड सेल्स होंगे ना, वो उसको नहीं उठाएंगे। और आपके फिर आप इसका करोगे, स्कैन करोगे रेडियोइसोटोप को डिटेक्ट करने वाला, तो आपको वहाँ वो नहीं नजर आएगा। इसकी तस्वीरें देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि भाईजान ये एरिया डेड है, सही है? और ये बड़ी एडवांस चीज़ है, बड़ी लाइक लेट स्टेजेस में आप कराते हो। अच्छा, ये आप देखो उसने बताया भी है कि लाइक आपने कब इंडिकेटेड है, जब आप ईसीजी और एक्सरसाइज ईसीजी पे ना पता चल रहा हो मसले का, ठीक है? या फिर ईटीटी आपने करवाई है, ईटीटी कहते हैं एक्सरसाइज टेस्ट, ठीक है? तो उसमें नहीं पता चल रहा आपको, तो इसी तरह की बहुत लोकलाइज करना है कि आखिर एरिया है कौन सा। ईसीजी में तो पता चलेगा ना कि फलां फलां लीड से मसला आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट एरिया देखना हो तो उनमें या फिर इस तरह ये मुगा स्कैन पता नहीं क्या है। और लास्ट अपने पास आ गया कार्डियक कैथेटराइजेशन। अच्छा, अगला आ गया कार्डियक कैथेटराइजेशन, इन शॉर्ट कि दिल के अंदर तार डालना, ठीक है? तार लड़ाना नहीं, डालना। इसमें क्या होगा देखो भाई, आपके पास आ गया पहले, ये आ गया हार्ट, इसमें ये आ गई स्पीयर या इंफीरियर वेना केवा, ठीक है? जो कि राइट एट्रियम में जाएंगी, ऐसा ही है। और ये अगर मैं इसको फॉलो करता जाऊँ इंफीरियर वेना केवा, एंड जाके वेन्स बनेगी और एक वेन होती है फेमरल वेन, ऐसे ही है, तो उसमें भी जाएगी। आपने करनी है कैथेटराइजेशन। आप क्या करोगे, आपने कैथेटर डालोगे यहाँ से फेमरल वेन से, फेमरल वेन से करते फॉलो करते करते जाओगे इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आप जा सकते हो राइट वेंट्रिकल में भी जा सकते हो, ऐसे ही है। तो इधर आके अगर आपने सपोज राइट साइड का प्रेशर मेजर करना है, तो आप इसके आगे प्रेशर सेंसर लगे होते हैं, तो आप उनसे मेजर कर सकते हो। और अगर आपने सपोज लेफ्ट साइड के मेजर करने हैं, अब कैसे करोगे, अब आप इसको और बढ़ाओगे, ये आगे इसके आगे कहाँ जाएगी बताएं, पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक में आप ले जाओगे। एक मिनट इसको ना, वो एक मिनट यहाँ ड्रा करते हैं। इसमें ये है, ये अपने पास आ गया हार्ट इजी, अपने पास आ गई फिर मैंने क्या हुआ, हम लोगों ने कैथेटर पास की राइट हार्ट में फेमरल वेन से राइट फेमरल वेन से, तो उसमें हम लोग गए राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाके प्रेशर डिटेक्ट कर लिया, राइट एट्रियम में डिटेक्ट कर लिया। अब हम लोगों ने पल्मोनरी ट्रंक में, सॉरी पल्मोनरी ट्रंक में ले गए, पल्मोनरी ट्रंक जाएगा लंग्स में, क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक अगर शॉर्ट करो लंग्स में जाएगा, लंग्स से कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से आगे बनेगी पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स बनेगी जो कि जाके पल्मोनरी वेन्स आके फिर राइट लेफ्ट एट्रियम में आएगी, इफ आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अच्छा, सपोज ये एक कैपिलरी है, ये वाली एक कैपिलरी है, इसको बल्कि जी, सपोज ये एक कैपिलरी है और ये मैंने बड़ा मैं की कंसेप्ट दे रहा हूँ जो कि बाद में तंग करता होता है अक्सर। और ये अपने पास आ गई पल्मोनरी वेन, सही है? अब मैं कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर? मैं क्या करूँगा, मैं इसको ले जाऊँगा कैथेटर को पल्मोनरी ट्रंक में और फिर पल्मोनरी कैपिलरी में, और वहाँ जाके अब यहाँ से कैपिलरी से आगे तो मैं गुजार नहीं सकता, यहाँ मैं ना एक बैलून जाके फैला दूंगा, बैलून को इन्फ्लेट कर दूंगा। अब इससे पता क्या होगा, अगर आप नोट करो तो इस कैपिलरी से आगे ये सारा पाइप है, जस्ट एक पाइप बन गया जिसमें खून नहीं जा रहा, मैंने पीछे से ब्लॉक कर दिया, सिर्फ एक पाइप है जो कि लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जा रहा है। तो ये तो अगर मैं यहाँ से पीछे से ब्लॉक कर दूंगा, तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ भी होगा, और वही प्रेशर इधर इस वेसल में भी होगा, और वही प्रेशर मैं टिप से डिटेक्ट कर सकता हूँ। इसे कहते हैं पल्मोनरी वेज, शायद आगे टर्म आएगी तो हम देखेंगे, वो वेज प्रेशर, पल्मोनरी वेज प्रेशर। खैर, तो इस तरह ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी, मे भी आगे जाके आए,
लेकिन समझ आई कि हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी में किस तरह हम लोग राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, हम लोग है ना सिर्फ ये मेजर करते हैं, साथ में हम सैंपल भी लेते रहते हैं तो ठीक है। एक हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इसके थ्रू यहाँ से सैंपल उठा लिया, यहाँ से सैंपल उठा लिया, तो उससे मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूँ कि लाइक अगर यहाँ डेड टिश्यू पड़ा हुआ है, तो वो जो अपने मार्कर्स वगैरह फेंक रहा होगा, लैक्टेट वगैरह जो भी, तो हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं कितने आ रहे हैं। एक काम, तीसरा काम, हम लोग ना वेसल्स, जो हम लोग वेसल्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, वेसल्स में इस तरह जा सकते हैं कि अब अगर मैं लाइक हम लोग डाई छोड़ेंगे यहाँ पे, और ये डाई जाएगी एओर्टा से कोरोनरी आर्टरीज में, और कोरोनरी आर्टरीज में जो डाई जाएगी ना, वो भी, ये तो मैं अजीब से ही बना दिया, लेकिन जिस तरह भी उसकी सफाई होती है, लाइक जिस तरह भी राइट होती है, लेफ्ट होती है, उसकी ब्रांच होती है, इसकी ब्रांच होती है, तो वो सारी डाई चली जाएगी और इलस्ट्रेट हो जाएगा। तो हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं इसी टेक्निक से। तो ये कुछ इस एक ब्रॉड टर्म है कार्डियक कैथेटराइजेशन, उसकी मदद से हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। ये आपने उसके यूजेस देख लेने हैं। अब कोरोनिक एंजियोग्राफी आ गई, वही है, इज परफॉर्म ड्यूरिंग कार्डिक कैथेटराइजेशन। इसमें बस आप यही करते हो कि आप पहले डाई डाल देते हो आर्टरीज के अंदर, और फिर आप एक्सरे ले लेते हो, और इस तरह आपको चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। कहीं कोई मसला होगा, लाइक ये सारी प्रोमिनेंट होगी, अगर कहीं मसला होगा तो आप बस जाएगा कि यार यहाँ से आगे ना डाई नहीं जा रहा, तो वो आपको ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, और ये कब करते हो, ये भी एक बड़ी हाई चीज़ है, हर बंदे में नहीं हम करते हैं, बड़ी रीजनेबल बंदा उसमें करते हैं। अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, स्टेबल एंजाइना है, आपको सिम्टम्स नहीं मिल रही है, अनस्टेबल एंजाइना है, जो भी, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। या आपने वाल्व सर्जरी करनी है, तो इससे पहले तो आप अच्छे से देखोगे ना सारा सिस्टम की क्या क्या मसले, कहाँ का मसला है। एम आई के बाद भी अगर आपने देखना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। खैर, हार्ट फेलियर में भी कर सकते हो, मतलब कभी भी कर सकते हो। अच्छा, रेफरल फॉर एंजियोग्राफी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ।